गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7 का एनसीईआरटी। ठीक है। इससे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था और उसके सारे प्रॉब्लम हमने सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम अपने इस चैप्टर में, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 11 है, बट हमारे सीरीज के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 है, पेरीमीटर एंड एरिया। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम देखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पहले कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इससे पहले क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। शायद वहाँ भी एक चैप्टर है क्लास 6 में कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड एरिया। हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में कि हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होते हैं, बहुत तरह के शेप होते हैं, मतलब शेप होते हैं, फिगर होते हैं, सर्कल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो उन सब का हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा और उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो बहुत देखिए शेप कितने होते हैं, मतलब हम पेरीमीटर और एरिया किस चीज़ पर बात करेंगे। हम पेरीमीटर और एरिया वो किसके लिए हम बात करेंगे, तो हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होते हैं, जैसे हो गया आपके पास रेक्टेंगल, ट्रायंगल भी हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, और एक मतलब और भी बहुत सारे हो गए, सर्कल हो गए, ईटीसी। ठीक है। बहुत तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हो गए। अब हम देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल के लिए बात करते हैं कि जो मेरा रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रेक्टेंगल के बारे में हम बात करें तो इसका ये मेरा, हमारे पास इसके 4 साइड होंगे, जिसमें से मान लीजिए कि इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ। ये मेरा हो गया एल, एल यानी कि लेंथ, इसका लेंथ हो गया। इसके अपोजिट साइड जो साइड है वो भी सेम होगा, तो इसको हम बोलेंगे एल। इसको हम लोग बोलेंगे बी, ब्रेथ, ब्रेथ बोल देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि एल को हम लोग बोलेंगे लेंथ और बी को हम लोग बोलेंगे ब्रेथ। ठीक है। जैसे आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, एल मतलब लेंथ मतलब लंबाई, बी मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ठीक है। जैसे आप घर में भी देखते हैं कि जो बेडशीट होते हैं, बेडशीट का भी लंबाई चौड़ाई, मतलब कोई भी ट्रायंगुलर शेप होता है उसका लंबाई चौड़ाई होता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखेंगे हम रेक्टेंगल के लिए कि हमारा पेरीमीटर क्या होता है। पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है कि हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर हम लिख देंगे कि पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड क्लोज्ड फिगर। जैसे कि अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो कि पेरीमीटर को डिफाइन कैसे करेंगे। पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड क्लोज्ड फिगर। पेरीमीटर क्या है कि इसका डिस्टेंस, कि आप अगर इस पॉइंट से, सपोज डेट कि आप अगर ये पूरा एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर से कि इस पॉइंट को मान लीजिए आप ए मान लिए, इस पॉइंट को बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए। ठीक है। आप अगर ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं यहाँ से सीधे, और बी से होते हुए, सी से होते हुए, डी से होते हुए आप फिर ए पॉइंट पर आ गए, तो
इस पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप निकालें, मतलब इसके बाउंड्री को आप टोटल टच करते हुए पूरे बाउंड्री को कंप्लीट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ टोटल कवरिंग बाउंड्रीज ऑफ एनी फिगर, तो उसका वो पेरीमीटर हो गया। तो हम इसको हम बोल देंगे कि पेरीमीटर। तो इस केस में हम लिख देंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L प्लस ए से बी गए, सॉरी ऐसे नहीं, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये मेरा आ जाएगा ए बी, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ गए तो ए बी आया, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बी सी आएगा, प्लस बी सी, प्लस हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सी डी आएगा, तो सी डी, प्लस हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो मेरा डी ए आएगा। अब इसको हम करने के लिए बोल सकते हैं कि ए बी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, तो इसको हम लिख देंगे एल, प्लस बी सी को क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, तो बी लिख देंगे। फिर सी डी को क्या बोलते हैं, लेंथ, तो एल बोल देंगे। और डी ए को क्या बोलते हैं, ब्रेथ, तो हम इसको बी लिख देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं एल और एल 2 टाइम है तो 2L लिख देंगे, प्लस बी और बी भी 2 टाइम है तो 2B लिख देंगे। इसको हम स्मॉल में ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो L प्लस बी। और इसको अगर शॉर्ट में हम देखें तो ये मेरा पेरीमीटर ऑफ, इसको हम प्रूव भी कर दिए यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू इंटू एल प्लस बी, ठीक है। ये मेरा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये जो मेरा रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर, उसका हम पेरीमीटर की हम बात की है। अब हम, ये मेरा पहला स्टेप हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पेरीमीटर क्या है। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं कि हमें 2 चीज़ पढ़ना है, एक पेरीमीटर पढ़ना, दूसरा एरिया पढ़ना। अब हम बात करते हैं एरिया के ऊपर कि मेरा एरिया क्या होता है। एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज द पार्ट, एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन, कोई भी प्लेन हो या रीजन हो, ऑक्यूपाई बाय द क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। मान लीजिए सपोज हम बात करते हैं, अभी हम रेक्टेंगल के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम रेक्टेंगल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, इन द केस ऑफ रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। एक मेरा ऐसे, ये ज़्यादा अच्छा शेप नहीं बना है बट दिख रहा है कि रेक्टेंगल है। अब हमें उससे ही मतलब है कि दिखना चाहिए कि रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर हम इस वर्टेक्स को बोलते हैं ये, इस वर्टेक्स को बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी और इसको बोलते हैं डी। अभी आपने देखा कि इसके लंबाई जो एल होंगे, लेंथ को आप एल बोलेंगे, जो लंबाई है बी सी को ब्रेथ बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, ठीक है, चौड़ाई, ठीक है। मेरे पास ए पेरीमीटर हमने क्या देखा था, पेरीमीटर देखा था कि ए पॉइंट से आप सीधे सीधे बाउंड्री में चलो, बी पे आओ, सीधे चलो सी पे आओ, सीधे चलो डी पे आओ, सीधे चलो ए पे आ जाओ। तो इस पूरे को कंप्लीट करें, मतलब एक आप पूरे ए पॉइंट से चले और वापस ही ए पॉइंट पर आ गए, पूरा डिस्टेंस कवर किए। तो जितना आप डिस्टेंस टोटल कवर कर लेंगे तो उसको बोलेंगे कि पेरीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि एरिया, एरिया क्या होता है। तो एरिया इज द पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाई बाई क्लोज सरफेस। ये जो आपका एरिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो लाइन खींच रहा हूँ ऐसे, देखिए ये जो है आपका ये जो मैंने अंदर डैश 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 ड्रॉ किया है, तो इस पूरे, देखिए क्लोज फिगर कौन है, ये जो मेरा क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर मेरा कौन सा है, ए बी सी डी, ठीक है। ये मेरे क्लोज फिगर है, ठीक है।
अब इसके अंदर जो मेरा स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस को ये हम बोलते हैं एरिया। किसको बोलते हैं जी? देखिए यहाँ पर जो ऐसे डैश 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 मैंने जो जो लाइन खींचे हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है उसको हम ऑक्यूपाई, मतलब इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसी उसी स्पेस उसी ऑक्यूपाई स्पेस को हम लोग बोलेंगे एरिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं, इस बाउंड्री को टोटल डिस्टेंस को कवर कर लिया। अगर आप डी से चलना शुरू करते हैं तो डी से ए जाएंगे, बी जाएंगे, सी जाएंगे, फिर डी जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। लेकिन इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस है, इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर जो स्पेस है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एरिया। ठीक है, तो हमारे पास होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को आप मल्टीप्लाई करोगे चौड़ाई से, ये प्योर हिंदी हो गया। लेंथ इनटू ब्रेथ कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो L इंटू बी, ये मेरे यहाँ से डिस्टेंस L है यहाँ तक, और यहाँ से डिस्टेंस B है यहाँ तक। सेम ये मेरा L है, ये भी L हो जाएगा, ये B हो जाएगा तो ये भी B हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा मेरा L इंटू बी। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शेप के लिए बात करते हैं कि मेरा दूसरा जो शेप है, सेकंड शेप, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए पहला पार्ट आता है मेरे पास, क्या आता है स्क्वायर के लिए? स्क्वायर के लिए पहला पार्ट आएगा आपके लिए पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में भी वही सेम डिफाइन हो जाएगा जो मैंने पहले अभी डिफाइन डिस्कस किया है यहाँ पर। जो मैंने लिखा है कि पेरीमीटर इज़ द डिस्टेंस अराउंड क्लोज फिगर। जो क्लोज फिगर के अराउंड डिस्टेंस होगा उसको, उसी को हम लोग बोलेंगे पेरीमीटर। तो वो यहाँ पर ऐसे डिस्कस हो जाएगा। अब अच्छा, स्क्वायर की एक खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके चार साइड होते हैं स्क्वायर के, क्लोज फिगर होंगे तभी ये, मतलब इसके सारे साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि ये मेरा स्क्वायर बन गया, अगर इसको ए बोलो आप, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, इसको डी बोलो, इसको इस साइड को आप मान लो स्मॉल ए बोल दो, यहाँ से यहाँ तक इस साइड का। तो अगर ये स्मॉल ए है तो ये भी आपका स्मॉल ए होगा। उसी तरीके से सेम आपका ये वाला भी स्मॉल ए होगा। उसी तरीके से सेम ये वाले भी पॉइंट मेरा स्मॉल ए होगा। ठीक है, तो मेरा सारा जो होगा स्मॉल स्मॉल ए होगा। और ये मेरा क्या है? क्लोज फिगर है। तो इसका जो मेरा पेरीमीटर होगा, अगर आप ए पॉइंट से आप चलना शुरू करोगे तो इसका मेरा जो हम लिखेंगे इसके लिए पेरीमीटर के लिए, हम लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सारे साइड का सम हो जाएगा। सारे साइड का सम ए है, तो इसको हम बोलेंगे 4 टाइम ऑफ ए, तो 4a। तो मेरा हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू 4a। मतलब 4a कहने का मतलब कि 4 इंटू साइड, जितना उसका साइड का सम साइड होगा उससे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं इसका एरिया। इसी के लिए एरिया देखेंगे तो एरिया मेरा सिंपल क्या था यहाँ पर? रेक्टेंगल के लिए एरिया कि L इंटू बी। इसमें भी हम कर देंगे L इंटू बी। एरिया इक्वल टू हो जाएगा L, मतलब इसके लिए L और B तो सेम है क्योंकि ये इसका लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, मतलब इसका लेंथ भी वही है और ब्रेथ भी वही है। तो ये दोनों तो सेम हो गया आपका।
तो सेम हो गया। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि अगर इसमें बोलेंगे कि लेंथ इनटू ब्रेथ, तो मेरा लेंथ भी वही है और ब्रेथ भी वही है। लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, तो दोनों को हम कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर ए हो रहा है तो A2/2 हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी तक आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी जब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, कोई भी एरिया और पेरीमीटर उसी फिगर के लिए डिफाइन हो जो क्लोज्ड हो। अगर सपोज डैट कि कोई अगर ओपन फिगर हो, ऐसे हो, ऐसे हो और ऐसे हो, ओपन फिगर हो कोई, तो उसके लिए एरिया या पेरीमीटर, मतलब एरिया उसके लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि क्लोज के लिए चाहिए और पेरीमीटर के लिए भी क्लोज चाहिए, क्योंकि उसी पॉइंट पर आपको वापस आना है। तो ये दोनों के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। तो हमेशा क्लोज फिगर चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ एरिया में भी क्लोज लिखा है और यहाँ पर मैंने पेरीमीटर में भी क्लोज लिखा हुआ है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। हमने फॉर्मूला देख लिया और आगे के स्क्वायर और पेरीमीटर के बारे में, एरिया और पेरीमीटर, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में, एरिया और पेरीमीटर के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल में और हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम आएंगे, एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर आगे दूसरे कॉन्सेप्ट, सर्कल आएंगे, पैरेललोग्राम आएंगे, ट्रायंगल आएंगे, उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो मेरे पास आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो बोल क्या रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 × 2 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन 10 × 10। ठीक है। फाइंड द टोटल लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज ₹2.50। तो इसको करने के लिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो तो फिगर बनाइए, नहीं पॉसिबल हो तो फिगर आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए पॉसिबल है तो हम फिगर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर वैसे फिगर दिया भी हुआ है, सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल। तो ये मेरे पास वॉल है, ठीक है, और वॉल में मेरा एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ डोर। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वॉल, और ये मेरा हो गया डोर। इसका जो डायमेंशन है वो 10 मीटर इंटू 10 मीटर है। इट मीन्स ये मेरा स्क्वायर फॉर्म में है, क्योंकि इसका 10 मीटर लेंथ है और 10 मीटर ही वाइड है, मतलब विड्थ है, ब्रेथ है। तो 10 मीटर ये दोनों है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये मेरे क्या हो गया, ये एक स्क्वायर होगा। ठीक है। और ये जो है वो मेरे रेक्टेंगल शेप में है। जो मेरा डोर है, आप लोग को डोर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, DOOR, डोर, बिल्कुल सही। तो डोर जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो डोर मेरा हो गया 3, डोर जो है मेरा 3 मीटर इंटू 2 मीटर के फॉर्म में है, यानी कि 3 इसका लेंथ हो गया और 2 इसका विड्थ हो गया। ठीक है। 3 इसका लेंथ हो गया और 2 इसका विड्थ हो गया, बिल्कुल सही। अब बोल क्या रहा है कि इतना तो ये मेरा बता दिया। बोल रहा है कि फाइंड द टोटल लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग 1 मीटर इतना। ठीक है। तो कह रहा है कि हमें पूरे वॉल पे पेंटिंग करानी है और 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग है, कॉस्ट है मेरी ₹2.50। ये मेरी गिवन डेटा है। ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। अब देखिए, सोचने वाली बात है कि अगर ये डोर फ्रेम इतना इसका डायमेंशन दिया है, फ्रेम ऑन द वॉल डायमेंशन, वॉल की डायमेंशन इतना है, तो फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर वाज द इतना। ठीक है। तो
आप भी समझदार हो, पेंटिंग होगी तो वाल पे ही पेंटिंग होगी, डोर पे तो पेंटिंग होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया, एरिया हमेशा ही स्क्वायर फॉर्म में होता है। अगर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर अगर स्क्वायर फॉर्म में है तो वो एरिया दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर स्क्वायर फॉर्म में उसके डायमेंशन लास्ट में दी रहेगी तो वो आपकी एरिया के फॉर्म में है। अगर मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है तो वो सारे एरिया के फॉर्म में है। लेकिन अगर सीधे डायमेंशन दिया हुआ है सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो वो पेरीमीटर के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर के फॉर्म में। तो यानी कि हमको एरिया 1 मीटर, इसको मतलब 1 मीटर एरिया के लिए हमको 2.50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे लग रहे हैं। तो अब हम देखेंगे तो हमारे लिए ये हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे कि ये वाल की जो डायमेंशन है, वाल की एरिया में से डोर की एरिया को माइनस कर देंगे और फिर जो मेरी वैल्यू आएगी उसको हम वो मेरा एरिया आएगा जितना हमको एरिया में पेंटिंग कराना है और उस हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे हम कि एरिया ऑफ वाल, एरिया ऑफ वाल 10 × 10 मेरा आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हम एरिया ऑफ डोर, तो मेरा आ जाएगा L×B, तो मेरा आ जाएगा कितना 3×2, तो मेरा आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ वाल एक्सक्लूडिंग डोर, मतलब डोर को हटाने के बाद मेरे पास एरिया ऑफ वॉल कितना बचता है। तो 100 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 94 इन्होंने माइनस कर देंगे हम, तो मेरा पास जाएगा 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। मेरे पास टोटल जो एरिया हमें पेंट करना है वो है मेरे पास 94 मीटर स्क्वायर एरिया हमें पेंट करना है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 मीटर ऑफ एरिया का कॉस्ट है 2.5, मतलब 2 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो 94 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना हो जाएगा 250 × 94। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 235, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो 235 रुपीज़ कॉस्ट आएगा 94 मीटर इसमें पेंट करने के लिए हमें कितना आएगा 235 रुपये हमारा कॉस्ट आएगा। तो ये मेरा आंसर होगा कि मेरा 235 रुपये हमारा कॉस्ट आएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 2। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट इज़ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ सीट इज इतना, वाट इज विड्थ, मतलब उसका विड्थ क्या है, विड्थ यानी ब्रेथ, आप चौड़ाई बोल सकते हो, विड्थ विड्थ उसका क्या है। एंड ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ये मेरा रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शीट की जो मेरी लेंथ है वो मेरी दी हुई है कितनी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। और इसमें हम बोल सकते हैं कि मेरा लेंथ दिया हुआ है, लेंथ यानी कि L = 25 सेंटीमीटर, और हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कितना 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो मेरा विड्थ है, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो, मतलब बी बोलो, वो मेरा दिया हुआ है कितना, कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें बी फाइंड करना है, बी क्या है, हमें बी फाइंड करना है, प्लस में हमें पेरीमीटर ये फाइंड करना है, पेरीमीटर भी हमें फाइंड करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास
हम देखेंगे हमारे पास हो जाता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इंटू इक्वल टू एल इंटू बी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना आता है वैल्यू हमारा सॉल्व करने के बाद। तो एरिया मेरा है 500, ठीक है, इक्वल टू लेंथ है मेरा 25 इंटू बी। हमको बी निकालना है, तो यहाँ से हम बी निकाल देंगे तो बी मेरे कितना रहेगा 500 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ आ जाएगा 500 और यहाँ आ जाएगा 5 2 जा 10 20, ये मेरा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मेरा जो विड्थ हुआ, विड्थ इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हम नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2 इंटू एल मेरे पास कितना था 25, विड्थ इक्वल टू कितना था 20, इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2 इंटू 45 और यहाँ मेरा आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल टू आ गया 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन है कि अनु वांट टू फेंच द गार्डन इन द फ्रंट ऑफ हर हाउस। अच्छा, ठीक है, ऑफ थ्री साइड विथ लेंथ ऑफ थ्री साइड विथ लेंथ, 3 साइड से उसका लेंथ है 20 है, 12 है और 12 है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिंचिंग एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर। ठीक है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा, क्वेश्चन मैं सुना देता हूँ कि अनु एक लड़की है जो अपने गार्डन को फिंच कराना चाहती है। ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ आवर हाउस, अपने हाउस के एक बगल से अपने गार्डन को फिंच कराना चाहती है। मतलब गार्डन को अपना वो फिंचिंग होता है, आपने देखा होगा जैसे घर के सामने चारों बगल दीवार बनाते हैं, उसी तरह की एक फेंचिंग भी उसी प्रकार से होता है। आप लोग के भी घर में होगा, तो आपने देखा होगा ऐसा फेंचिंग। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि गिवन डेटा में अगर पॉसिबल हो तो आप वो बना सकते हो फिगर अच्छे से। ठीक है, अगर फिगर नहीं पॉसिबल हो तो कोई बात नहीं, फिगर आप मत बनाओ। देखो ये मान लो उसका हाउस है, ये उसका हाउस है। ठीक है, अब बोलती है 3 साइड से फेंच कराना है, तो एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया, तीसरा साइड ये हो गया। ये तीनों साइड से वो फेंच करा रही है, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये फेंच करा रही है वो। ठीक है, ये उसका हाउस हो गया। तो बोला कि 3 साइड का, पहला साइड ये मेरा मान लो एक ये साइड हो गया 20 मीटर, ये हो गया 12 मीटर और ये हो गया मेरा 12 मीटर, तीनों साइड हो गया। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिंचिंग ऑफ द रेट ऑफ पर मीटर। अगर फिंचिंग अगर 1 मीटर के लिए फिंचिंग की कॉस्ट है तुम्हारी 150। ठीक है, तो बताओ कि इन तीनों साइड की फेंचिंग कराने में उसको कितना लगेगा पैसा। हाउ मच मनी will they pay for fencing all this side। ठीक है, इन तीनों के साइड को फेंचिंग करने में उसको कितना पैसा लगेगा ये हमें बताना है।
तो कुछ नहीं, फेंचिंग करने के लिए हमें एरिया तो है नहीं, क्योंकि एरिया होता तो हमें उसके अंदर की स्पेस के बारे में पूछता। ये बाहर फेंचिंग, हमें इसकी बाउंड्री पर फेंचिंग कराना है, तो हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें फेंचिंग कराना है। तो हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ऑल फेंचिंग साइड इक्वल टू आ जाएगा 12 + 20 + 12। ये तीनों साइड है, 12 है, 20 और 12 है, तो इन तीनों को हम ऐडअप कर देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा, 20 और 24, 20 + 40, 44, 44। तो 44 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 1 मीटर की मेरे पास कॉस्ट है 150 रुपये। तो 44 मीटर की मेरे लिए कॉस्ट आ गई 150 × 44। तो मेरे पास आ सकता है, ये कितना आ जाएगा, 6600 रुपी। इतना मेरे पास कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरे पास पैसा उसको खर्च हो जाएगा अपने तीनों साइड की बाउंड्री को फिनिशिंग कराने के लिए। तो हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा। ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक वायर है जो शेप ऑफ स्क्वायर के शेप में है, साइड 10 सेंटीमीटर में। इफ द वायर इज रिबेंड इनटू अ रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट ब्रेथ विच इनक्लोज मोर एरिया, द स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है आपको कि एक वायर है, एक वायर है, इसको हम क्या बोलेंगे, वायर। ठीक है, ये मेरा वायर है। तो वायर इज द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर ये वायर को हम, अब वायर तो बेंडिंग होता है, उसको आप मोड़ के स्क्वायर के शेप में ले आओ, सर्कल के शेप में ले आओ, रेक्टेंगल के शेप में ले आओ, किसी के शेप में आप ले आ सकते हो। तो इसको हम फर्स्ट, पहला केस में इसको हम रिबेंड किए इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इन द शेप ऑफ स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर के शेप में किए तो मेरा स्क्वायर बना। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर बना। इसका जो साइड हुआ वो मेरा वो 10 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर में है, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसका मेरा साइड जो होगा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो मेरा इसके लिए ये मेरा एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ गया 10 × 10 इक्वल टू आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब दूसरा केस में हम क्या बोलेंगे, इसका मैं एरिया तो निकाल, लेकिन मेरा एरिया भी निकालेगा। अब हम बोलेंगे इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलिए या लेंथ ऑफ वायर बोलिए, तो मेरा आ जाएगा 4a, यानी 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 × 10। तो मेरा आ जाएगा ये 40 सेंटीमीटर। अच्छा, आप बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू आप लेंथ ऑफ स्क्वायर करती हो कैसे। अगर आप बोलिए कि ये तो मेरा ये वायर था और वायर को मोड़ के ही हम स्क्वायर बनाएं, तो हम इस पॉइंट से अगर लेके इसको हम सीधा कर दें तो ये तो मेरा वायर फॉर्म हो जाएगा। सीधा इसको करें तो ये तो मेरा वायर फॉर्म हो जाएगा। अगर इसको हम स्क्वायर शेप में देखें तो ये मेरा 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब इसको एक साथ, अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 40 आ जाएगा। पेरीमीटर आपको पता है 4 × a होता है स्क्वायर के केस में। अब इसको हम पूरा सीधा कर दें तब पर भी ये 40 मीटर का ही वायर होगा। इसको हम सीधा कर दें तो फिर ये 40 मीटर का होगा। और इसको हम बाद में अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में भी करें तब पर भी इसका पेरीमीटर जो होगा वो 40 होगा। इसको हम बाद में अगर रेक्टेंगल के फॉर्म में भी करेंगे तो भी मेरा जो पेरीमीटर होगा वो 40 ही होगा। तो हम देखेंगे कि ये मेरे पास एक गिवन डेटा है। गिवन क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
इसी वायर से हम रेक्टेंगल को बनाए, तो इसके लिए मेरा लेंथ जो आएगा, लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसके लिए पेरीमीटर क्या होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। और लेंथ ऑफ वायर भी इक्वल किसके है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ वायर, ये तीनों सेम हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस है, एक वायर की डिस्टेंस है, तो ये तीनों सेम रहेंगे। तो ये मेरे आ जाएंगे यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। अब मुझे इसके लिए ये निकालना है, विड्थ निकालना है, तो हम इसके लिए विड्थ भी निकाल लेंगे। विड्थ निकालेंगे तभी हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए पूछा है कि किस में ज़्यादा एरिया इनक्लोज करेगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि कौन से शेप में हमारा ज़्यादा एरिया का वैल्यू आएगा, स्क्वायर शेप में ज़्यादा एरिया का वैल्यू आएगा कि मेरा रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा एरिया का वैल्यू आएगा। स्क्वायर शेप में ज़्यादा एरिया का वैल्यू आएगा कि हमारा रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा एरिया का वैल्यू होगा। उस केस के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि हमको विड्थ निकालना है इसका। विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा पेरीमीटर होगा वो मेरा होगा 2 × L + B। तो पेरीमीटर इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि पेरीमीटर मेरा आ गया कितना 40, और यहाँ आ गया 2, और L मेरा आ गया 12 + B। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 20 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12 + B। 20 अब समझ रहे हो, यहाँ से 2 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा B इक्वल टू आ जाएगा 8। 20 में से 12 गया तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा B आ गया मेरा 8। मतलब अब फॉर केस ऑफ L इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना 12, और B इक्वल टू आ गया मेरा 8। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू आ जाएगा L × B इक्वल टू आ जाएगा 12 × 8। 8 दूनी 16, और यहाँ आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर include more area than rectangle। ठीक है, स्क्वायर इंक्लूड मोर एरिया देन रेक्टेंगल। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये मेरा है द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 25। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैं इसमें क्वेश्चन देखते देखते वो करता हूँ। ठीक है, गिवन डेटा सबसे पहले अब लिखेंगे अपन, गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा के लिए हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का जो साइड होगा उसको हम बोलते हैं ए। तो ये मेरा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम बोल देंगे कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो दोनों बात बराबर ही है, यानी बी, स्मॉल बी, इसको मतलब बोल देंगे 25 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमको चाहिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एल हमको चाहिए। ठीक है, और पेरीमीटर भी चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पी भी हमको चाहिए, कितना आएगा। ठीक है, अच्छा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अब क्या देखेंगे नाउ, क्वेश्चन कैसे करेंगे
तो देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाँ, एक चीज़ और गिवन डेटा में दिया हुआ है क्या, कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। दोनों का मेरा एरिया सेम है। ये क्वेश्चन का है, गिवन डेटा है क्वेश्चन का, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, गिवन दिया हुआ है कि इस केस में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरा गिवन है। तो हम देखेंगे कि ए मेरा एरिया कितना हो जाएगा, मतलब 40 इंटू 40, क्योंकि साइड मेरा 40 था, साइड ऑफ स्क्वायर 40 था, ठीक है। लेंथ कितना है मेरा, लेंथ मुझे नहीं पता है मेरे पास कितना है, ठीक है। ब्रेथ कितना है मेरा, 25 है। तो इस केस के लिए हम क्या बोल देंगे कि L इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 25। तो मेरे पास L मेरे पास आ जाएगा, ये मेरा 64 सेंटीमीटर। तो जो मेरा लेंथ आएगा वो मेरे कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला, लेंथ मेरे पास आ गया, विड्थ है मेरे पास। अब मेरा पूछा है कि नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 2। एल मेरा आ जाएगा 64 प्लस बी मेरा आ जाएगा 25। तो इस केस में हम देखेंगे तो मेरे पास कितना रहेगा, 2 इंटू 89 आ जाएगा, और ये मेरा आ जाएगा कितना, 871, हाँ 178। चलो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं इसको 178 ही आएगा, 178 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर। हाँ, आंसर भी 178 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मेरा जो पेरीमीटर की वैल्यू आई वो मेरी इतनी आ गई, लेंथ की वैल्यू पूछ रहा था तो लेंथ की वैल्यू हमारी इतनी आ गई, ठीक है। तो हमने आज अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के फॉर्मूलेज देखे, ठीक है, कि कितने क्या क्या होते हैं और इन दोनों का होता है। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा। और आज के क्लास में हमने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए और एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 5 के सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया अच्छे से, ठीक है। अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा, अगला क्लास लेक्चर नंबर 2, वो एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।